हेलो हाय। हाँ उदय, क्या हाल है सर? बढ़िया। क्या बढ़िया सर। मैं तो इसी मीटिंग ऑन करके बैठा था, तूने कोई रॉन्ग लिंक तो नहीं क्लिक कर दिया था कोई गलती? सर वो पिछली मीटिंग वाला लिंक खुल गया था। मुझे लग रहा था सर मैंने देखा तो 51 था। दोबारा स्टार्ट की। हाँ जी, तो मैंने फिर देखा व्हाट्सएप पे 52 था, वैसे मैंने 51 खोल रखा था। चलो जी, आज नया चैप्टर स्टार्ट करें। हाँ जी सर, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करते हैं। यस। तो शायद यहाँ से कुछ जिंदगी आसान होती दिखाई दे तुम्हें। अभी तो सर आसानी चल रही है कैसे? हाँ, और मस्त हो जाएगी। अभी तक अगर आसान चल रही तो आगे और मस्त हो जाएगी। वो वाली असाइनमेंट कहाँ तक पहुंच गई? सर उसके 8 to 9 क्वेश्चन रहते हैं। कितने हैं उसमें टोटल? सर 25 क्वेश्चन है उसमें। चल ठीक है, कर ले उसको। हाँ तब जी, तक अपन कंप्लीट कर लेते स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हैं। यस सर। ठीक है जी, स्क्रीन शेयर किए मैंने, आपके साथ विजिबल है। यस सर, बिल्कुल है सर। हम स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ मोशन। यस सर। तो बेसिकली आप ना एक बात समझें ब्रॉडली। मोशन को डिस्क्राइब करने में हम दो ब्रांचेस बनाते हैं। एक कहलाती है काइनेमेटिक्स जी। और दूसरी को काइनेटिक्स भी बोल देते हैं और डायनामिक्स भी बोल देते हैं। काइनेमेटिक्स में जो अभी तक हम पढ़ रहे थे वो काइनेमेटिक्स था। काइनेमेटिक्स में हम क्या करते हैं? वी लर्न टू डिस्क्राइब मोशन विदाउट थिंकिंग अबाउट द कॉज ऑफ मोशन। हाँ जी सर। मतलब वहां पे आप क्या सीखते हैं? आप पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशनशिप समझने की कोशिश करते हैं। आपको दो एलिमेंट्री रिलेशनशिप पढ़ाई जाती हैं। वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन एंड एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और आपको यूजुअली एक्सेलरेशन बता रखी होती है कि ऐसी एक्सेलरेशन है, और अब बताओ वेलोसिटी कितनी होगी, और अगर वेलोसिटी मालूम है तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी या पोजीशन कितनी होगी। तो वी डोंट वरी अबाउट कि एक्सेलरेशन आई कहाँ से। हाँ जी, देखते हैं कैसे चल रहा है। ये नहीं सोचते कि एक्सेलरेशन आई कहाँ से, या फिर अगर इस तरीके की एक्सेलरेशन है तो उसका रीजन क्या हो सकता है। तो काइनेमेटिक्स में वी डोंट थिंक अबाउट द कॉज ऑफ मोशन, वी ओनली लर्न टू डिस्क्राइब मोशन। उसमें हम अपनी स्किल्स डेवलप करते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मोशंस को डिस्क्राइब करने की। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो क्या होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, टाइम डिपेंडेंट एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी डिपेंडेंट एक्सेलरेशन है, पोजीशन डिपेंडेंट एक्सेलरेशन है। आपको कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले केसेस सिखाए गए। आपको कुछ ऐसे केसेस सिखाए गए जिसमें एक्सेलरेशन वेलोसिटी का फंक्शन होती है। कुछ ऐसी एग्जांपल्स हमने किए होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस के जिसमें एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन होती है। कुछ ऐसे क्वेश्चन के होंगे जिसमें एक्सेलरेशन पोजीशन का फंक्शन होती है, जिसमें डी बाई डी एक्स लिख के इंटीग्रेट करते हैं। हाँ जी। आपको ग्राफिकल एनालिसिस करना सिखाया गया। ठीक है, तो आपको मोशन को डिस्क्राइब करना सिखा दिया कि यार अगर आपको एक्सेलरेशन मालूम है तो वेलोसिटी कैसे निकालनी है, और वेलोसिटी मालूम है तो उससे डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालनी है। तो काइनेटिक्स और डायनेमिक्स जिसको हम बोलते हैं, काइनेटिक्स या डायनेमिक्स के अंदर वी विल लर्न अबाउट द कॉज ऑफ मोशन। वी विल इन्वेस्टिगेट द कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो मोशन होता कैसे है? हाँ जी। तो जो बिल्कुल बिगिनिंग के लोग थे, बिगिनिंग के लोगों में जो सबसे फेमस नाम है उल्टी सीधी थ्योरी देने में, वो नाम था अरिस्टोटल का। तो अरिस्टोटल को मतलब उस समय पे लोग इनको फिजिसिस्ट नहीं बोलते थे, फिलोसोफर बोलते थे। अपना अंदाजा लगाते थे।
हाँ, ये फिलोसफी झाड़ते थे, जैसे बोलते हैं फिलोसफी झाड़ रहा है, हाँ जी। तो ये अपनी फिलोसफी झाड़ते थे कि देखो आते थे। ऐसा होता है, देखो ऐसा होता है। तो अरिस्टोटल सबसे पहला एक रिकॉग्नाइज्ड फिलोसोफर था जो उल्टी सीधी थ्योरी देता था। अच्छा। तो ये चीजों को ऑब्जर्व करता था कि दुनिया में क्या हो रहा है, और उसके बेसिस पे उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया करता था। तो अरिस्टोटल के टाइम पे जो सबसे कॉमन ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि अगर किसी स्टोन को छोड़ दो तो वो नीचे गिर जाती है, लेकिन अगर धुएं को देखो तो वो ऊपर उठता है। तो अगर किसी हैवी ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया जाए तो वो जल्दी नीचे गिर जाता है, किसी लाइट ऑब्जेक्ट को रिलीज किया जाए तो वो देर से नीचे पहुंचता है। ठीक है। हाँ जी। फिर आप एक फुटबॉल को ग्राउंड पे किक कर दो तो वो चलते चलते रुक जाती है, और अगर उसको चलते रखना है तो उसको बार बार किक मारनी पड़ती है। तो अरिस्टोटल केम आउट विद सर्टेन थ्योरीज, ठीक है, उसकी फिलॉसफी थी। तो हाँ उसकी फिलॉसफी में वो कहता था कि देखो दुनिया की हर एक चीज का एक नेचुरल प्लेस होता है, एवरी ऑब्जेक्ट हैज अ नेचुरल प्लेस। जी। The objects which are derived from earth, their हाँ जी। natural place is earth. The यस सर। objects which are derived from sky, their natural place is sky. तो क्योंकि stone is derived from earth, इसलिए stone को छोड़ दो हाँ जी। और तो वो धरती की तरफ भागता है। और अगर आप स्मोक की बात करें तो सिंस हाँ जी। स्मोक इज डेराइव्ड फ्रॉम स्काई, तो स्मोक को छोड़ दो तो स्मोक स्काई की तरफ भागता है। पक्का यस सर। ठीक है। तो हाँ जी। ऐसे ऐसी ऐसी थ्योरी दिया करता था। अरिस्टोटल वाज द पर्सन हु इंट्रोड्यूस द टर्म फोर्स। अरिस्टोटल ने एक टर्म इंट्रोड्यूस की, फोर्स। उसने हाँ कहा जी। कोई भी पुश या या पुल। पुल को हम फोर्स को कहते हैं। हाँ और जी। उसने कहा कि ये फोर्स क्या होती है, तो ही सेड कि फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में मेंटेन करने के लिए एक फोर्स की जरूरत होती है। A force is required to maintain द मोशन स्टेट। the motion of an object। जबकि तेरे को पता ये बात बिल्कुल बकवास है, तूने गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बिल्कुल अच्छे से पढ़ा होगा, हाँ जी सर। है ना। तो बट हाँ जी। अरिस्टोटल एग्जैक्टली। के टाइम पे ये कहानियां चलती थी। वो कहता था ये फोर्स इज अ पुश और पुल, हाँ और जी। फोर्स चाहिए होती है मोशन को मेंटेन करके रखने के लिए। फोर्स यस सर। किसको बोलते हैं, तो कोई भी पुश या पुल को फोर्स बोल सकते हैं। देन केम द ईयर ऑफ गैलीलियो। तो गैलीलियो हमारा फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड फिजिसिस्ट माना जाता है। इसको हम पहला मतलब फिजिसिस्ट बोलते हैं इसको हम। क्यों फिजिसिस्ट बोलते हैं, तो हाँ जी। क्योंकि ये ना मतलब बेफालतू की थ्योरीज देने में विश्वास नहीं रखता था। ये एक्सपेरिमेंट्स करता था, मेजरमेंट्स करता था, और उस मेजरमेंट्स के रिजल्ट के बेसिस के ऊपर ये आपको फॉर्मुलेट बता। करके देता था चीजों को। ये नहीं कि बस कुछ भी लॉजिकल सी रीजनिंग दे दी, मतलब लॉजिकल क्या, इलॉजिकल रीजनिंग नहीं देता था। हाँ जी। ठीक है। तो ही वॉज द पर्सन टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स एंड मेजर क्वांटिटेटिवली। सर इसको ही हम फादर ऑफ फिजिक्स बोलते हैं ना। हाँ, कह सकते हो आप। बेसिकली मोशन की जो सबसे बढ़िया स्टडी थी वो इसी ने की थी। और इनफैक्ट ये जो तीन फेमस रिलेशनशिप आपके पास हैं, हाँ v इज जी। इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये तीनों गैलीलियो की दी हुई है। तो ये गैलीलियो ने दी थी। एंड गैलीलियो वाज द पर्सन टू डू द एक्सपेरिमेंट्स। तो उसने सबसे पहले तो ये डिमॉन्स्ट्रेट किया कि अगर मैं आइस का फ्लोर बना लूं और इसके हाँ ऊपर जी। एक छोटा सा ट्राइकल टाइप से एक डिस्क रखूं और इस डिस्क को धक्का दे दूं, हाँ जी। तो ये बहुत देर तक चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। यस सर। ठीक है। तो हाँ उसने जी। ये सजेस्ट किया कि नॉर्मली जो फुटबॉल है आपकी,
उसको आप ग्राउंड पे एक बार किक करते हो तो वो थोड़ी देर बाद रुक जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपने को फोर्स लगानी पड़ेगी उसके मोशन को मेंटेन करने के लिए। इसका एक्चुअली मतलब ये है कि उसके ऊपर फोर्सेस लग रही हैं जो उसको रोक दे रही हैं, फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है उस पे एक, जब वो ग्राउंड के अगेंस्ट स्लाइड कर रही है तो वहां पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है जो उसको रोक दे रही है। और अगर हम किसी तरीके से फोर्स एलिमिनेट कर दें हाँ जी, तो तो मोशन कंटिन्यूड चलते रहने रहेंगे। वाला है। तो सबसे पहले तो इसने उसकी अरिस्टोटल की उस बात को खारिज किया कि फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द मोशन। ही वाज द पर्सन टू टेल कि भैया फोर्स मोशन के लिए नहीं चाहिए होती, फोर्स मोशन की चेन, स्टेट चेंज करने के लिए चाहिए होती है। यस सर। ठीक है, तो ही वाज द हाँ पर्सन जी, टू गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। तो गैलीलियो इंट्रोड्यूस द टर्म इनर्शिया। inertia। ठीक है, और गैलीलियो फेमस है इन चीजों के लिए, और गैलीलियो फेमस है टू इन्वेस्टिगेट मोशन अंडर ग्रेविटी। एंड ही वाज द पर्सन टू सजेस्ट कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक हैवी और एक लाइट, हाँ जी, और अगर कोई ड्रैग नहीं है, अगर कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो हाँ ये जी, दोनों सेम एक्सेलरेशन से नीचे गिरेंगे और ये ग्राउंड पे सेम टाइम में पहुंचेंगे। जबकि यस सर। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली होता है। हैवियर ऑब्जेक्ट जल्दी नीचे पहुंच जाता है और लाइटर ऑब्जेक्ट देर से नीचे पहुंचता है। वो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज एयर रेजिस्टेंस की फोर्स लग रही होती है, राइट। लेकिन यस सर। इसने ऐसा बोला कि नहीं भैया, सारे फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स सेम एक्सेलरेशन से नीचे गिरते हैं। और इसके लिए उसने क्या किया, बेसिकली उसने एक इंक्लाइंड प्लेन बनाया, हाँ जी, एक आइस का इंक्लाइंड सरफेस बनाया उसने, हाँ और जी, इस इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर उसने ऑब्जेक्ट्स को रिलीज करके एक स्टॉप वॉच ली और उन ऑब्जेक्ट्स को रिलीज करके उनका टाइम मेजर करने की कोशिश की कि वो कितनी देर में नीचे पहुंचते हैं। एंड ही शोड कि अगर मैं आइस के फ्लोर पे, जिसपे ऑलमोस्ट फ्रिक्शन जीरो है, हाँ जी, अगर उस पे मैं डिफरेंट डिफरेंट मास वाले ऑब्जेक्ट्स को छोड़ता हूं तो ऑल फॉल विद सेम एक्सेलरेशन। ठीक है। यस सर, बट उसने एयर रेजिस्टेंस को कैसे एलिमिनेट किया होगा? एयर रेजिस्टेंस, अगर आप नॉर्मल आइस के फ्लोर पे ऑब्जेक्ट्स को गिरा रहे हो तो वहां पे एयर रेजिस्टेंस इतना मैटर नहीं करता। अगर आप बहुत हाइट से ऑब्जेक्ट्स को गिरा रहे हो तो हाँ जी, मैटर करता है। अगर आप नॉर्मली छोटे से डिस्टेंस के ऊपर ऑब्जेक्ट को गिरने दे रहे हो तो उसमें एयर रेजिस्टेंस इतना इफेक्ट में नहीं आता। हाँ जी, एयर रेजिस्टेंस इफेक्ट में आता अगर आप बहुत हाइट से एक बॉल को और एक स्टोन को और एक पीस ऑफ पेपर को छोड़ दो। उसके बारे में फिर उसका वो एक एक्सपेरिमेंट, आई डोंट नो वो उसने किया था या किसने किया था, जिसमें वैक्यूम क्रिएट करके एक वर्टिकल कॉलम के अंदर, उसके अंदर एक स्टोन को और एक फेदर को गिरा के दिखाया जाता है कि दोनों सेम एक्सेलरेशन से नीचे गिरेंगे। यस सर। तो अगर हम एक वर्टिकल कॉलम बनाएं, मुझे नहीं मालूम कि ये गैलीलियो के टाइम पे हुआ था कि नहीं हुआ था, बट अगर हम एक वर्टिकल कॉलम बनाएं और इसके अंदर एक स्टोन और एक फेदर को हाँ रिलीज जी, कर दें तो ये एक साथ नीचे पहुंचते हैं। बिकॉज जब आपने वैक्यूम क्रिएट कर दी, हाँ जी, देयर इज नो एयर, नो सो देयर इज नो एयर यार। रेजिस्टेंस, और ये दोनों एक साथ नीचे पहुंचते हैं। ठीक है। हाँ जी तो सर। ये आइस फ्लोर वाला मुझे मालूम है बिकॉज यहीं से वो मेजर करता था कितने टाइम में ऑब्जेक्ट कितना चला। फिर यहाँ से उसने एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर डिराइव किया। फिर उसने हाँ जी, एक्सेलरेशन टर्म कॉइन की, एंड ही वाज द वन टू डिफाइन ऑल दीज थिंग्स। वेलोसिटी ले लेते हैं, एक्सेलरेशन ले लेते हैं, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी बोलेंगे। तो लीगलाइज उसने किया इन सारी टर्म्स को कि हाँ भैया ऐसे डिस्क्राइब करेंगे। हाँ एंड जी, देन ही गेव द टर्म इनर्शिया। और उसने बेसिकली ये सजेस्ट किया कि एवरी ऑब्जेक्ट या हाँ ऑल जी, ऑब्जेक्ट्स possess an intrinsic property टू रिमेन। called inertia। हाँ जी, और क्या है इसका इनर्शिया का मतलब? तो इट इज द टेंडेंसी, टू रिमेन इन सर्टेन स्टेट ऑफ मोशन। हाँ, तो इट इज द टेंडेंसी टू रिमेन एट रेस्ट हाँ और जी, इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। और अगर अपने को ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना पड़ा है तो उसके लिए हमें उस पर फोर्स लगानी पड़ेगी। हाँ जी सर। तो बेसिकली
After all these observations by Galileo, the final conclusion was that a force हाँ जी is not required to maintain motion. मेन इसको ये निकला So a force is required to change the state of motion. ठीक है. हाँ जी सर Force is not required to maintain motion, a force is required to change the state of motion. ये उसकी last study थी. After this Galileo died, and Yes, after the death of Galileo, Newton was born. तो न्यूटन को गैलीलियो की रीबर्थ माना जाता है. अच्छा सर बट ग्रेविटेशन मतलब उसने इक्वेशन ऑफ मोशन गैलीलियो ने कैसे निकाली जब ग्रेविटेशन तो उसने निकाला था न्यूटन ने न्यूटन gravitation. ने तो ग्रेविटेशनल का लॉ दिया था, F = gm1 × r². उसने उस फोर्स का एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन दिया था. गैलीलियो जस्ट केम आउट विद दिस टर्म एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, की अर्थ की ग्रेविटी की वजह से एक फोर्स लगती है नीचे की तरफ या एक्सेलरेशन आती है नीचे की तरफ. न्यूटन ने एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दिया था. उसने न्यूटन ने ये बोला था कि जिस फोर्स से अर्थ एप्पल को नीचे खींचती है, उसी फोर्स से अर्थ मून को भी अपनी तरफ खींचती है, और उसी फोर्स से सन अर्थ को अपनी तरफ खींचता है. उसने बोला था कि ये एक यूनिवर्सल फोर्स है जो दुनिया के हर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एग्जिस्ट करती है. तो न्यूटन की स्टडी इस बात पर नहीं थी कि भैया ग्रेविटी की फोर्स एग्जिस्ट करती है. न्यूटन की मेन इंपॉर्टेंट बात ये थी कि उसने ऐसा बोला कि भैया ये यूनिवर्सल फोर्स है, सारी दुनिया में यही लगती है. यस सर एक सेकंड होल्ड करना यार, है ना. हाँ जी सर तो न्यूटन इज रिगार्डेड एज द रीबर्थ ऑफ गैलीलियो ऑफ गैलीलियो. तो जहां पे गैलीलियो अपनी स्टडी छोड़ के मर गया, बिल्कुल वहीं से आगे न्यूटन ने उसके ऊपर स्टडी शुरू की. एंड न्यूटन डिफाइंड प्रॉपरली कि इनर्शिया क्या होता है, फोर्स क्या होती है, एंड ही केम आउट विद द रिलेशनशिप between force and acceleration. And he also gave another important property of force, जिसको न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोला जाता है. सर सबसे काम की यही लगी थी मेरे को थर्ड लॉ. हाँ जी सर हाँ, तीनों में से थर्ड लॉ हर एक की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है. तो हम इनर्शिया को डिफाइन कर लेते हैं. वी डिफाइन इनर्शिया. तो इनर्शिया इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी. इंट्रिंसिक का मतलब है बाय बर्थ हर एक ऑब्जेक्ट के पास ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है. उसने पैदा होने के बाद कहीं से एक्वायर नहीं किया ये प्रॉपर्टी. ठीक है, इंट्रिंसिक है. ठीक है, जब से वो पैदा हुआ तब से उसके साथ है. तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स in the universe due to which any object has a tendency to remain
to remain in a state of rest motion, or of uniform motion, motion unless external forces, it is compelled by an external force. और ये डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया को ही हम गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोल देते हैं. symbol, दिस इज एक्चुअली गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया motion, हाँ जी, which was adopted by Newton as his first law of motion. law of motion, ठीक है. Yes, sir. गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. motion, हाँ जी, तो इनर्शिया के बारे में आपको 9th 10th से पढ़ाते आ रहे हैं. इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है. इन सब के एग्जांपल्स बचपन से सुनते आ रहे होगे. अगर एक बस थी, स्टेशनरी थी, अचानक चल पड़ती है तो पैसेंजर्स को पीछे की तरफ धक्का लगता है. या फिर अगर एक बस थी, चल रही थी और अचानक रुक गई तो पैसेंजर फॉल फॉरवर्ड, है ना. yes sir, तो पैसेंजर्स direction change, fall backward when a stationary bus suddenly moves, suddenly starts moving, है ना. yes sir, transport, या फिर पैसेंजर्स फॉल फॉरवर्ड forward, when a moving bus suddenly applies brakes या or suddenly stops, हाँ जी, या फिर पैसेंजर्स फॉल रेडियली आउटवर्ड्स. पैसेंजर्स फॉल Stops. outwards when a bus takes a turn. towards left, लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ, आउटवर्ड अकॉर्डिंगली आ गया ना. हाँ जी सर, देखने वाले पे डिपेंड करता है, ठीक है. तो Yes, ये sir. इनर्जी ऑफ रेस्ट का एग्जांपल हो गया. हाँ जी, inertia motion, ये इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल हो गया. inertia of direction, और ये आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जांपल हो गया. so, ठीक. yes sir, तो इसको अब हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोल देते हैं. तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की ऑफिशियल स्टेटमेंट अगर बताई जाए तो मतलब उसकी लैंग्वेज तो बड़ी टिपिकल सी थी. अगर आप प्रॉपर न्यूटन की लैंग्वेज देखेंगे तो आपके सामने सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में जो स्टेटमेंट है वो ये ऊपर लिखी हुई है, वही है हाँ जी, कि एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स, ऐसे लिख देता हूँ चलो मैं इसको, हाँ जी, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स remains means, in its state of rest or of motion, uniform motion unless an unbalanced balanced force is applied on the acts on object, it. ठीक है. yes sir, मैं इसको बहुत सुंदर, सीधे, साधारण शब्दों में लिखता हूँ, बहुत सिंपल सी हाँ बात. जी, फोर्स is required to change, to produce acceleration. सीधी सीधी सी see this statement, बात है, बस इतनी सी. A force is required to produce acceleration. acceleration, yes, No force means no change, acceleration. ठीक है.
Yes, sir. तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ First, मोशन का सिग्निफिकेंस है इट डिफाइंस फोर्स। ठीक है, वो एक फोर्स हाँ की जी, एक लेमैन को समझाने के लिए डेफिनेशन होती है, एनी पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। force, बट yes, अगर sir. मैं प्रॉपर फिजिक्स की लैंग्वेज में पहुंचूं, इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या है, तो आप कहेंगे फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो एक्शन है जो उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो अगर Yes, sir. मेरे को कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता हुआ दिखाई दे रहा है तो मैं कहूंगा उसके ऊपर फोर्स लग रही है। Yes, sir. ठीक है, तो हाँ न्यूटन जी, फर्स्ट लॉ आपका एक ऑफिशियली फोर्स की डेफिनेशन दे रहा है, भी फोर्स क्या है, व्हाट इज फोर्स। तो फोर्स इज force. एन एक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हिच कॉजेज एक्सेलरेशन। Right, ठीक है, sir. हाँ जी, या फिर मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ, न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइंस इनर्शिया। हाँ जी सर, inertia will define. ठीक है, हाँ जी, अब यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वी नो दैट मोशन हाँ जी, इज रिलेटिव। yes, sir. मतलब द स्टेट ऑफ मोशन डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूजन, है ना। हाँ जी सर. To observe, yes. तो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगी ना, कि आप कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज कर रहे हैं उसको ऑब्जर्व करने के लिए। हाँ जी सर, करेगी. फॉर एग्जाम्पल, सपोज ये ग्राउंड है, हाँ जी, ग्राउंड पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। हाँ जी, ठीक, yes sir. देयर इज एन ऑब्जर्वर ओवर हियर, इस ऑब्जर्वर ने इस ब्लॉक का मोशन हाँ देखा। जी, ठीक है, तो yes एज sir. seen by an observer on ground, the block Yes, at stationary. is at rest। हाँ जी, तो ऑब्जर्वर जो है, इस ऑब्जर्वर को मैं वन नाम ले लेता हूँ, ऑब्जर्वर वन। तो एज सीन बाय ऑब्जर्वर वन हु इज ऑन ग्राउंड द ब्लॉक इज एट रेस्ट। तो ये ऑब्जर्वर का, यार ये ब्लॉक रेस्ट पे और पड़ा है, पड़ा ही है, कहीं नहीं जा रहा, तो इस पे नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। हाँ जी, correct sir, zero. ठीक है, Yes sir. तो वो कहेगा क्योंकि, क्योंकि सिंस हाँ जी, इसकी एक्सेलरेशन 0 है, इसलिए इस पे नेट फोर्स zero. 0 होनी चाहिए। तो सिंस एक्सेलरेशन इज 0, सो द नेट फोर्स मस्ट बी Zero. 0। ठीक है, Yes sir. अब देर इज अनदर ऑब्जर्वर हु इज इन एलिवेटर। यहाँ पे एक एलिवेटर है, हाँ जी, लिफ्ट, एक बिल्डिंग की एलिवेटर, और इस बिल्डिंग के एलिवेटर में एक और ऑब्जर्वर खड़ा है, हाँ जी, और ये ऑब्जर्वर ऊपर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। इसको हाँ जी, ऑब्जर्वर 2 नाम दे देते हैं, O2। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, सिंपल मोशन का क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर इन द एलिवेटर। minus है. तो अगर इसकी एक्सेलरेशन ए है, हाँ जी, minus. तो आप कहेंगे कि इसके रिस्पेक्ट में इसकी एक्सेलरेशन माइनस ए है। Yes sir. बिल्कुल, आपको रिलेटिव मोशन आता है तो आप आंसर देंगे माइनस ए है। Yes तो sir. अब ऑब्जर्वर 2 कह रहा है कि भैया इस पे
एक्सेलरेशन है इस ब्लॉक के पास, ऑब्जर्वर 1 कह रहा है उस ब्लॉक के पास एक्सेलरेशन नहीं है, तो ऑब्जर्वर 1 कह रहा है नेट फोर्स 0 है, ऑब्जर्वर 2 कह रहा है उस पे नेट फोर्स 0 नहीं है। हाँ जी, किसकी बात सही है? दोनों की सर। तो मतलब इसका मतलब इस पे जो फोर्सेस लग रही हैं, ऑब्जर्वर 1 के अकॉर्डिंग जो फोर्सेस लग रही हैं वो बैलेंस्ड है, और ऑब्जर्वर 2 के अकॉर्डिंग जो फोर्सेस लग रही है वो अनबैलेंस है। अनबैलेंस्ड है। हाँ जी, भाई फोर्सेस, जहां तक मेरे को अपने चारों तरफ की दुनिया की जानकारी है, तो हाँ जी, थोड़ा सा आपने भी सुना होगा इतना कि भैया इस ब्लॉक के ऊपर लगने वाली फोर्सेस के बारे में बात करूं तो आई नो कि इस ब्लॉक पे एक जी, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी नीचे की तरफ, यस सर, फिक्स्ड। और इस पे एक कांटेक्ट फोर्स लग रही होगी बाय ग्राउंड, क्योंकि ये ग्राउंड को टच कर रहा है ना, हाँ जी सर। ग्राउंड इसको ऊपर की तरफ, ये ग्राउंड के अगेंस्ट प्रेस हो रहा है, फील हो रहा है आपको, ये ग्राउंड के अगेंस्ट प्रेस हो रहा है। हाँ जी सर, हो रहा है। तो इस ब्लॉक पे दो फोर्सेस लग रही होंगी, एक कांटेक्ट फोर्स बाय ग्राउंड, लेट हाँ अस जी, कॉल इट एज एन, ठीक है, लेट अस कॉल इट एज एन, एंड के एन क्या है, प्रेसिंग फोर्स बाय ग्राउंड ऑन द ब्लॉक, हाँ जी, और एक है डब्ल्यू, द ग्रेविटेशनल पुल बाय अर्थ ऑन द ब्लॉक, ठीक है। यस सर। अब ऑब्जर्वर 1 के अकॉर्डिंग एन प्लस डब्ल्यू 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यस सर। और ऑब्जर्वर 2 के अकॉर्डिंग एन प्लस डब्ल्यू नॉट इक्वल 0। 0 नहीं होना चाहिए। तो यार एक ही बात ठीक होगी ना दोनों में से? हाँ जी सर, सभी किसकी तो एक बात ही ठीक चीज। होगी, किसकी बात मानूं मैं? ये फैक्ट तो दोनों का सही है बिल्कुल, ऑब्जर्वर 1 के अकॉर्डिंग उसकी एक्सेलरेशन 0, आई एग्री विद दैट, और हाँ जी, ऑब्जर्वर 2 के अकॉर्डिंग उसकी एक्सेलरेशन माइनस ही है, ये भी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। बट ऑब्जर्वर 1 कहता है नेट फोर्स 0 है, तो एन प्लस डब्ल्यू 0 होना चाहिए, O2 कह रहा है एन प्लस डब्ल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो किसकी बात माने? सर पहले वाले की। तो न्यूटन कहता है पहले वाले की बात माननी है। जी, किसकी बात सही माननी है, है? पहले वाले की। जो खुद एक्सेलरेट नहीं कर रहा। यस सर, दोनों एक किसकी ही बात स्टेट में माननी है। है? पहले वाले ऑब्जर्वर वाले की जो एक्सेलरेट नहीं कर रहा। खुद एक्सेलरेट नहीं कर रहा। तो न्यूटन कहता है कि ये जो मैंने फर्स्ट लॉ दिया है, हाँ जी, ये जो मैंने फर्स्ट लॉ दिया है कि भैया बिना फोर्स के एक्सेलरेशन नहीं हो सकती, हाँ ये जी आप तब इस स्टेटमेंट को ट्रू मान सकते हैं अगर आप एक्सेलरेट नहीं कर रहे हैं। सर, या अगर दोनों एक ही एक्सेलरेशन से चल रहे हो। तो एक तीसरा ऑब्जर्वर स्टेशनरी खड़ा कर दूंगा, वो कॉन्ट्राडिक्ट तो करेगा ही ना। हाँ जी सर, ऑब्जर्वर वो 1 और करेक्ट। ऑब्जर्वर 2 की तो आपस में सिंक्रोनाइजेशन करवा देंगे, ऑब्जर्वर 1 को भी ये एक्सेलरेशन से ऊपर चला देते हैं, फिर हाँ फर्क ही जी, क्या रह गया O1 में और O2 में? यस सर, हाँ जी, कोई फर्क Then there is no difference between O1 and O2, right? नहीं। राइट सर। है ना। तो हाँ जी, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है कि आपने किसकी बात माननी है। तो ये सिग्निफिकेंस बता रहा था ना। हाँ जी, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का तीसरा सिग्निफिकेंस क्या है? द थर्ड सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, हाँ न्यूटन्स जी फर्स्ट लॉ कहता है कि ये जो हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं, ये जो मेरे लॉज हैं, दे विल बी वैलिड नॉट फॉर ऑल द ऑब्जर्वर्स, इट विल बी वैलिड ओनली फॉर अ सर्टेन सेट ऑफ ऑब्जर्वर्स, सेट ऑफ। ठीक है। और उन यस सर। सेट ऑफ ऑब्जर्वर्स को हम बोलेंगे इनर्शियल ऑब्जर्वर्स। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज वैलिड या ट्रू for a certain सेट set ऑफ। of observers. These observers या these frame of references, हाँ जी, these frames of reference are called या are termed as
inertial frame of reference. So if somebody asks you what is an inertial frame of reference, तो आप कहेंगे जिसमें न्यूटन्स लॉ प्रूव हो, अप्लाई होते हो, वो एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और उसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए? एक्सेलरेशन नहीं होनी चाहिए। अब एक्सेलरेशन नहीं होनी चाहिए, ये एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। अब आप कह रहे हो कि यार उसकी एक्सेलरेशन नहीं होनी चाहिए, तो पता कैसे चलेगा कि वो एक्सेलरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? उसके लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए होगा। हाँ जी। तो O1 एक्सेलरेट कर रहा है या नहीं कर रहा? O2 से पूछो, O2 कहेगा O1 तो एक्सेलरेट कर रहा। हाँ जी सर, वो तो कहेगा। तो अगर मैं ये डेफिनेशन दे दूं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कि ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एक्सेलरेट नहीं कर रहा, तो ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है। हाँ जी सर, ये तो इनकम्प्लीट है ये। तो वो किसके रिस्पेक्ट में एक्सेलरेट नहीं कर रहा? किसी सेंसिबल बंदे के रिस्पेक्ट में। और सेंसिबल कौन है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हाँ जी सर, ऑब्जर्वर है ना? तो किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस करार देने के लिए, कैटेगराइज करने के लिए कि ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अपने को ये बताना पड़ेगा कि भैया या तो दो अलग अलग तरीके हैं किसी चीज को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहने के। एक तरीका तो ये है कि भैया उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ अगर वैलिड दिखाई दे रहा है तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, ठीक है। और दूसरी ऐसी भी बहुत बोली जा सकती है कि इफ a frame of reference is not accelerated with respect to another sensible यानी inertial frame of reference, then it is also an inertial frame of reference। ठीक है? हाँ जी सर। तो अगर आपके पास एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहीं से तेरे को मिल गया एक बार, उसके बाद उस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेट नहीं कर रहे होंगे उन सबको तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेगा। तो जैसे अगर दो ऑब्जर्वर्स और दोनों ही अगर रेस्ट पे है तो दोनों एक दूसरे को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान सकते हैं। तो दोनों रेस्ट पे है, पता कैसे चलेगा? सब पहले एक ऑब्जर्वर को ग्राउंड से एक बंदा पूछता है यार तुम्हारा घर कहाँ है? कह रहा है यार मेरा घर ना मॉल के सामने है। तो वो कहता अच्छा मॉल कहाँ है? कहता मेरे घर के सामने है। तो दोनों कहाँ है? आमने सामने है। तो पता तो नहीं चला ना कहाँ है। हाँ जी सर, नहीं पता था। तो तू कह रहा है कि दो ऑब्जर्वर रेस्ट पे हैं जी, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ना। हाँ जी हाउ सर, ग्राउंड पे वो सच्ची में रेस्ट पर है? अगर वो दोनों सेम वेलोसिटी या सेम एक्सेलरेशन से चल रहे होंगे हाँ जी, तो वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी हो गए। हाँ जी होंगे सर। तो एक थर्ड पार्टी तो चाहिए ना। हाँ जी सर, थर्ड पार्टी चाहिए, वो बताइए। अब वो थर्ड पार्टी का इनर्शियल होना जरूरी है, अगर वही झूठ बोल गई तो फिर तो क्यों? हाँ जी सर। तो सबसे पहले अपने को एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो इनर्शियल है, और फिर उसके रिस्पेक्ट में हम बाकियों को कैटेगराइज कर पाएंगे कि ये इनर्शियल है, ये इनर्शियल है, ये नॉन इनर्शियल है, ये इनर्शियल है। राइट राइट सर। अब वो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ से लाऊं? ग्राउंड ले लेते हैं ना। हाँ जी। तो अर्थ तो गोल गोल घूम रही है, तो सूरज की भी चारों तरफ चक्कर काट रही है। सो बट हमारे रेफरेंस में तो वो रेस्ट पे है। हमारे रेफरेंस में हमारे रेफरेंस की क्या वैलिडिटी है? हम इनर्शियल हैं क्या? सन को ले लूं। हाँ जी सर, सन घूमता है अर्थ पे। सन कहाँ घूमता है अराउंड अर्थ के?
सर हमारे मतलब अर्थ के रेफरेंस में तो वो घूमता है। अब यही दिक्कत है, अभी तो अपने को तो पता ही नहीं सन स्टेशनरी है कि नहीं स्टेशनरी है। हाँ जी सर। देख, अर्थ सन के राउंड घूमती है, सन हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के एक कोने पे है, मिल्की वे गैलेक्सी गोल गोल घूमती है, सारी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो भाई किसी का नहीं पता कौन स्टेशनरी हाँ जी है सर। ना। हाँ जी। तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस टू आइडेंटिफाई एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस यस सर। इट इज impossible for us to इम्पॉसिबल। identify an inertial frame of reference। हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं चीजों को एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे छोटे मोटे ऑब्जेक्ट का मोशन, तेरे हाथ में एक पेन था, तूने नीचे गिरा दिया, तो उसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए तो अर्थ को स्टेशनरी मान ले, चल जाएगा। लेकिन तूने अर्थ से एक रॉकेट छोड़ना है या सैटेलाइट लॉन्च करनी है, या यहाँ से एक एयरप्लेन ने चलना है जो यहाँ से अमेरिका जाने वाला है, हाँ तो जी। जितनी देर में यूएस पहुंचेगा अर्थ तो घूम गई होगी। हाँ जी। तो भी 14 घंटे 18 घंटे 20 घंटे लगेंगे, 20 घंटे में तो अर्थ एक चक्कर काटने वाली हो जाएगी। हाँ जी। हाँ जी सर हो जाएगी। दैट डिपेंड्स कि आप किस तरीके का मोशन डिस्क्राइब कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप अप्रोक्सीमेशन लेंगे। आप छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स जो गिर रहे हैं 10-5 मीटर से 1 आध किलोमीटर की हाइट से गिरने वाले ऑब्जेक्ट्स के मोशन को डिस्क्राइब करने कर रही है, अर्थ को इनर्शियल मान लो। लेकिन अगर आपको एयरप्लेन का मोशन देखना है, हाँ जी अर्थ तो के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, तो अर्थ को इनर्शियल नहीं मान सकते, बट सन हाँ को जी मान लेंगे उस केस में। लेकिन अगर आपको यहाँ से एक मतलब मिशन भेजना है जो जुपिटर पे जाने वाला है, हाँ उसको जी। तो कितना टाइम लगने वाला है, उतने टाइम में तो बहुत कुछ हो गया होगा। तो हाँ जी उसके सर लिए बहुत। आपको कुछ और रेफरेंस फ्रेम लेना पड़ेगा, तो उसके लिए और कोई डिस्टेंट स्टार जो सन से भी बहुत दूर है, हाँ जी। अल्फा सेंचुरी टाइप्स, हाँ उसको जी। हम इनर्शियल मान लेंगे। ठीक है, तो डिपेंड करता है। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, जो बहुत डिस्टेंट स्टार्स हैं, हाँ जो जी। सालों से वहीं दिखाई दे रहे हैं अपने को, हाँ जी। उनको इनर्शियल फ्रेम मान लेते हैं, अगर हमें ज्यादा एक्यूरेट कैलकुलेशन चाहिए। हाँ जी। आ रही है बात समझ में आपको। हाँ जी सर और बाकी सर। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये अपने आप में ये बताती है कि भैया इनर्शियल फ्रेम नहीं ढूंढ सकते हम। नॉट पॉसिबल फॉर अस। ठीक है, हाँ जी सर। तो फॉर स्मॉल ड्यूरेशन इवेंट्स like motion of a falling stone, motion of a फॉलिंग falling स्टोन। stone, earth can be approximated as इनर्शियल फ्रेम ऑफ। stationary, that is inertial frame of reference, right? हाँ जी सर। For motion of airplanes, हाँ जी। sun may be regarded as सेट स्टेशनरी। okay, हाँ जी। for describing motion of planets around sun या motion of the solar system, अनदर गैलेक्सी। more distant stars। कैन बी टेक। तेरे को याद है अपन ने पैरालेक्स मेथड यूज किया था मून का डिस्टेंस मेजर को, बहुत डिस्टेंट स्टार को रेफरेंस लेके उसके रिस्पेक्ट में। हाँ जी सर बड़ी मेहनत से दो स्केल से बनाया था हमने। हाँ, तो मोर डिस्टेंट स्टार्स मे बी ट्रीटेड एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट। सब बट ये स्टार्स तो सर हमें इनकी पोजीशन हमें एग्जैक्ट लोकेट होती नहीं क्योंकि एटमॉस्फेयर फ्रिक्शन की वजह से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से।
वो तो ठीक है, मतलब वो तो फ्लक्चुएशन हो रही है ना, वो फ्लक्चुएशन से वो ये तो नहीं है ना कि आज यहाँ दिख रहा था कल कहीं और दिख रहा हाँ जी सर, इतना नहीं होता। है ना। यस सर। तो बहुत डिस्टेंट कोई स्टार होगा तो अर्थ सन मतलब 6 महीने के बाद भी वहीं दिखाई देगा। हाँ जी। कोई बहुत डिस्टेंट स्टार होगा तो 6 महीने के बाद भी वहीं दिखाई देगा। और डिस्टेंट स्टार लोग तो वो सालों से वहीं दिख रहे हैं अपने को। ठीक है, अपनी की रोटेशन की वजह से उनकी अर्थ के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो जा रही है, लेकिन अगर हम अर्थ सारे प्लेनेटरी सिस्टम की लोकेशंस बनाए उनके रिस्पेक्ट में वो स्टार्स वही है। यस सर। ठीक है। यस सर। तो ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की बात हो गई, मतलब कभी फर्स्ट लॉ में इतनी देर तक पढ़ाई नहीं करी होगी तूने ना, अभी फर्स्ट लॉ नहीं ही। सर, 5 मिनट का होता था। तो नाउ वी कम टू दी सेकंड लॉ। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में अपने को ये पता चल गया कि फोर्स चाहिए एक्सेलरेट करने के लिए। हाँ जी। कितनी फोर्स चाहिए, हाउ मच फोर्स। सर इट डिपेंड्स अपॉन द मास। तो ठीक है ना, तो व्हाट ही डिड वाज, अब इस हाँ फोर्स को जी। क्वांटिफाई कैसे करें, हाउ टू क्वांटिफाई फोर्स। भैया फोर्स हमने डिफाइन कर लिए, पुश और पुल को फोर्स कहते हैं। हमने ये बोल दिया एक्सेलरेट करने के लिए फोर्स चाहिए। अब फोर्स की मेजरमेंट के लिए यूनिट चाहिए ना यार, इतनी फोर्स को 1 यूनिट बोलेंगे, इतनी फोर्स को 2 यूनिट बोलेंगे, एक स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन चाहिए कि नहीं चाहिए। चाहिए। हाँ जी सर, चाहिए। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आप लोगे तो उसकी यूनिट डिफाइन करनी पड़ेगी ना। हाँ जी सर। तो हाउ टू क्वांटिफाई फोर्स, हाउ टू एक्सप्रेस फोर्स इन नंबर्स। नंबर्स सर। तो उसके लिए उसने एक्सपेरिमेंट्स किए फिर कि चलो हाँ ठीक है, जी। लेट अस सी। तो व्हाट ही डिड वाज आउट इन ही डिड सम एक्सपेरिमेंट्स, मेरे को पूरी डिटेल्स नहीं मालूम है, मैंने उसकी मतलब वो प्रिंसिपिया मैथमेटिका करके एक बुक आती है, मैंने पढ़ी नहीं कभी अच्छे से वो। हाँ तो जी। थोड़ी लैंग्वेज भी उसकी टफ ही रहती है तो उस टाइम की, और वो मतलब अलग सी इंग्लिश होती है, वो समझ में नहीं आती है आसानी से। खैर, हाँ जी सर। तो मैं आपको उसका क्रक्स बताता हूँ। तो हाँ जी। इफ वी फिक्स the amount of force by some means, हाँ जी। अमाउंट ऑफ फोर्स फिक्स कर लेते हैं। जैसे हाँ कि मैंने जी। एक स्प्रिंग लिया और उसको एक सर्टेन अमाउंट से कंप्रेस कर लिया। अब इस कंप्रेस्ड स्प्रिंग को मैं यूज कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट्स पे फोर्स लगाने के लिए। हाँ जी। मैंने फोर्स का अमाउंट फिक्स कर लिया, उसके बाद मैं उस फोर्स को डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लगा के देखता हूँ। इफ वी फिक्स द अमाउंट ऑफ फोर्स एंड अप्लाई हाँ जी। दिस फोर्स टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, their accelerations are found to be different. हाँ जी। और अगर हम एक एनालिसिस करें कि उन ऑब्जेक्ट्स का वेरी क्या कर रहा है, तो उन डिफरेंट डिफरेंट मास के ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वी फाउंड दैट उनका ए वर्सेस एम ग्राफ ऐसा आता है, और ए एग्जैक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास के। मतलब ये कि अगर मैं m1 मास का ऑब्जेक्ट लेता हूं, हाँ जी। उसके अंदर एक फोर्स लगाने पर a1 एक्सेलरेशन आती है। अगर ऑब्जेक्ट का मैं मास m1 से चेंज करके m2 कर देता हूं तो उसकी एक्सेलरेशन a2 हो जाती है। तो व्हाट वी फाइंड कि a1 और m1 का प्रोडक्ट और a2 और m2 का प्रोडक्ट सेम आता है। सेम आता है। यस सर। ठीक है, तो हाँ फॉर जी। ए गिवन फोर्स A is found to be inversely proportional to this। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर अमाउंट ऑफ फोर्स हाँ कांस्टेंट कर जी। दिया, कितना ये तो पता नहीं, लेकिन उसको कांस्टेंट कर दिया, हाँ देन जी। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन यस सर। तो मास एंड एक्सेलरेशन। इज कांस्टेंट। ठीक है,
यस तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं, इसका मतलब द अमाउंट ऑफ फोर्स कैन बी टेकन एज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड, फोर्स सेम रहने पर m और a का प्रोडक्ट सेम रहता है। सेम है। मैं अलग अलग मास के ऑब्जेक्ट में सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाता हूँ, सेम उनकी डिफरेंट एक्सेलरेशन आते हैं, लेकिन m में हर केस में कॉमन आता है। कॉमन क्या था हर केस में? फोर्स ही। हाँ जी That यस means I can write F is equal to एम ए Km, एम ए और यहाँ पे ये रिलेशनशिप वेक्टर में है, मतलब जो एक्सेलरेशन आती है फोर्स की वजह से वो हाँ जी पैरेलल आती है फोर्स की डायरेक्शन की। ठीक है, हाँ जी सर फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन आती है वो फोर्स की डायरेक्शन में आती है, हाँ जी और वो रिलेटेड है इस फॉर्मूला से। ठीक है, हाँ जी तो सर नाउ K is chosen as कौन 1 in all system of units. सर बट इसको वन ही क्यों मानते हैं हम? नहीं, chosen, K is chosen as हाँ 1 जी in all system of units। इसका क्या मतलब है? F is equal to Km में था मेरे पास। हाँ जी ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स ली, हाँ जी उसको 1 kg की बॉडी के अंदर लगाया हाँ और जी देखा कि उसकी एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रही है, सपोज। हाँ जी ठीक है, तो यस सर सपोज मैंने एक 1 kg का मास लिया और मैंने स्प्रिंग के कंप्रेशन को इस तरीके से एडजस्ट किया ताकि वो उसके अंदर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन जनरेट कर दे। उस केस हाँ में जी मेरी फोर्स, जो भी मेरी फोर्स है वो क्या आ गई। हाँ जी सर आ गई सर तो अब मैं बोल देता हूँ लेट दिस फोर्स बी 1 न्यूटन, लेट दिस फोर्स बी 1 न्यूटन 1 न्यूटन। ध्यान से समझ, हमने मान लिया कि ये फोर्स 1 न्यूटन है, क्योंकि यूनिट तो मुझे डिफाइन करनी थी ना। हाँ जी सर तो यूनिट मैंने डिफाइन क्या डिफाइन कर लिया, हाउ डू आई डिफाइन 1 न्यूटन? मैं कहता हूँ 1 न्यूटन वो अमाउंट ऑफ फोर्स है जो 1 kg की बॉडी में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। यस सर तो 1 न्यूटन is the amount अमाउंट of force that will produce an acceleration of 1 meter per second square in an object of mass 1 kg 1 kg। तो मैंने ये डिफाइन कर लिया तो K1 हो गया ना अब। हाँ जी सर आपको केवल सिमिलरली इन CGS system, हाँ जी force has been assigned a unit dyne। यस और सर how much is 1 dyne? तो force सर is said to be 1 dyne when if acceleration produces of 1 ग्राम मीटर है acceleration of ग्राम 1 मीटर centimeter सेंटीमीटर सॉरी per second square in an object of mass 1 ग्राम 1 ग्राम। ठीक है, यस सर तो K को हमने 1 चूज किया है क्योंकि फोर्स को यूनिट असाइन करनी थी, तो फोर्स को यूनिट ही ऐसे असाइन कर दी भाई, जितनी फोर्स 1 kg के मास में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन देगी उसको 1 न्यूटन फोर्स बोलेंगे। बोलेंगे सिंपल। हाँ जी अगर उसको 10 न्यूटन बोल देते तो K 10 हो जाता। हाँ सर K10 होता है ठीक है, यस सर so now we have the Newton's second law which says that the net force is equal to mass into
एक्सेलरेशन अनदर फॉर्म, इस फोर्स को हम m इंटू dv by dt भी लिख सकते हैं। हाँ जी सर। इसको d by dt ऑफ mv भी लिख सकते हैं, बिकॉज मास तो कांस्टेंट है। हाँ जी। इसको हम d by dt ऑफ p लिख लेते हैं, where p पोजीशन called the momentum of the object। मास इनटू वेलोसिटी मोमेंट। ठीक है। यस सर। तो न्यूटन्स सेकंड लॉ को हम ऐसे भी बोल देते हैं, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट produces a momentum डायरेक्टली proportional to the momentum rate of change of moment। momentum of the object। एक मिनट होल्ड करना है। हाँ जी हाँ जी। Second law, force acting is directly proportional to rate of change of momentum of the object। होप सर। यस सर। ये क्लियर हो गया अपने को, F is equal to dp by dt। यस सर। डीपी बट F is equal to dp by dt। dt। यहीं पर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, dp is equal to F हाँ dt। जी एफ dt। और अगर मैं टोटल चेंज इन मोमेंटम निकालना चाहता हूँ, जितनी देर तक फोर्स लगी उस ड्यूरेशन के दौरान, हाँ जी। मान लो फोर्स मेरी t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू डेल्टा टी टाइम तक के लिए लगी, और t इज इक्वल टू 0 पे ऑब्जेक्ट का मोमेंटम pi था, हाँ जी। और डेल्टा टी टाइम के बाद ऑब्जेक्ट का मोमेंटम pf हो गया। ये तो ये हो टी। जाएगा dp का इंटीग्रेशन p, हाँ जी। लिमिट्स टी लिखेंगे pi से टी से pf इज इक्वल टू, फोर्स अभी मुझे मालूम नहीं कैसे वेरी कर रही है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, और t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू डेल्टा टी टाइम तक, राइट। राइट सर। तो मेरे पास LHS में आ जाएगा pf माइनस pi इज इक्वल टू इंटीग्रल f एफ dt 0 से डेल्टा टी। टी। ठीक है, इसको लिख देते हैं, हाँ जी। डेल्टा p इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f dt 0 से डेल्टा टी। डेल्टा टी। सो LHS हमारी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, चेंज इन मोमेंट। मोमेंटम। ठीक है, यस सर। तो फोर्स का इफेक्ट क्या, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगी तो उसका इफेक्ट क्या, उसका मोमेंटम चेंज हो गया। हाँ जी सर। मोमेंटम चेंज। तो व्हेन ए फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इट कॉजेज अ चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम राइट सर। अब जो चेंज इन मोमेंटम है
एक हाँ तो जी। फोर्स के पैरेलल आने वाला डायग्राम, उस मतलब इस इक्वेशन को देख के पता चल रहा है। सो द चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स, यस सर। मोमेंटम फोर्स की डायरेक्शन में हो या ना हो, ना इनिशियल मोमेंटम का फोर्स की डायरेक्शन में होना जरूरी है, ना फाइनल मोमेंटम का फोर्स की डायरेक्शन में होना जरूरी है, लेकिन जो चेंज हुआ होगा मोमेंटम का वो फोर्स की डायरेक्शन में हुआ होगा। जैसे एक कार पहले नॉर्थ की तरफ जा रही थी, हाँ जी। एक कार थी और ये पहले नॉर्थ की तरफ जा रही थी हाँ जी। v1 वेलोसिटी से। डेल्टा टी टाइम के बाद ये कार वेस्ट की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है किसी v2 वेलोसिटी से। हाँ जी। इसका मोमेंटम चेंज हो गया। हाँ जी सर, चेंज हुआ। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, हिंदी डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन V2। ऑफ फोर्स निकालने के लिए आपको वेस्ट। मोमेंटम की डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी ना। तो आप mv2 हाँ जी। माइनस m करेंगे हाँ जी। और इसको एवरेज फोर्स बोल देते हैं। ठीक है। यस सर। और ये कैसे निकलेगा, तो mv2 तो इधर हो गया हाँ जी। और MV1 माइनस mv1 नीचे। माइनस v1 इधर हो गया ना। हाँ जी सर, V1 नीचे होगा। तो इधर को कहीं आ रहा होगा, तो वेस्ट और साउथ के बीच में। हाँ जी। तो एवरेज फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो कुछ साउथ वेस्ट होगी, राइट। राइट सर। हाँ जी सर। तो इस एग्जांपल से केवल आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि इनिशियल मोमेंटम नॉर्थ डायरेक्शन में था, फाइनल मोमेंटम वेस्ट डायरेक्शन में था, और फोर्स की डायरेक्शन साउथ वेस्ट के बीच में कहीं आएगी। तो फोर्स मोमेंटम की डायरेक्शन में नहीं होती, चेंज इन मोमेंटम फोर्स की डायरेक्शन में होता है। ठीक है, यस सर। क्लियर है। हाँ जी सर, क्लियर हुआ सर। दूसरा, ये जो रिलेशनशिप हमने लिखी डेल्टा पी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी, DT। 0 से डेल्टा टी। हाँ जी। मैथमेटिकल रिलेशनशिप को एक नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। क्या बोलते हैं, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या स्टेट करती है, द इम्पल्स ऑफ ए फोर्स इज द चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू द फोर्स। ठीक है, तो यस हम सर। फोर्स का एक इफेक्ट ले रहे हैं, एक फोर्स का इफेक्ट है एक्सीलरेशन, फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन आ रही है, बट एंड हाँ रिजल्ट जी। क्या, चेंज इन मोमेंटम। चलिए। तो जितना चेंज इन मोमेंटम किसी फोर्स ने प्रोड्यूस किया उसको बोलते हैं इम्पल्स। और हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख देते हैं, I इज इक्वल टू डेल्टा पी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी टी 0 से डेल्टा टी। तो अगर आपसे पूछा जाए हाउ मच इम्पल्स हैज बीन इम्पार्टेड बाय दिस फोर्स, तो आपको उसका चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करके दिखाना है। ठीक है, यस सर। भी आपसे पूछा जाए व्हाट इज द इम्पल्स इम्पल्स। ड्यू टू दिस फोर्स, तो आपने क्या कैलकुलेट करना है, चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू दिस फोर्स। ठीक है, यस सर। दूसरी एक टर्म में डिफाइन करता हूं, एवरेज फोर्स। जैसे एवरेज एक्सेलरेशन थी, हाँ जी। एवरेज फोर्स, तो एवरेज फोर्स इज डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस फोर्स क्या हुई, dP/dt। जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है dr बाय dt, एवरेज होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट वन टोटल टाइम, Over राइट। time, right sir। एवरेज फोर्स इज डेल्टा पी बाय Delta T। डेल्टा टी। ठीक, यस सर। तो आपको कई क्वेश्चंस में एवरेज फोर्स पूछी जाएगी, आपको बोला जाएगा एक बॉल दीवार से टकराई। हाँ जी। एक एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो ये एक वॉल है और एक बॉल हमने इस वॉल की तरफ फेंक के मारी। इस हाँ जी। बॉल का मास ले लेते हैं 100 ग्राम और इसको मैंने 20 मीटर पर सेकंड से फेंक के मारा और ये इस वॉल से
रिबाउंड होके आती है जी और रिबाउंड होने पर इसकी स्पीड सपोज कम रह जाती है, 10 मीटर पर सेकंड रह जाती है। मास तो उतना ही है, मास तो नहीं बदलेगा। हाँ जी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ मच impulse has been imparted to the ball by the wall। तो impulse is चेंज इन मोमेंट। डेल्टा पी, राइट। राइट अब सर। दो ही डायरेक्शन इन्वॉल्व है, हाँ जी। अगर दो ही डायरेक्शन इन्वॉल्व हो तो राइट को पॉजिटिव और लेफ्ट को नेगेटिव नेगेटिव। लेके काम चला लेते हैं, नहीं तो आई कैप जे कैप लगा के करते हैं। हाँ जी। तो इम्पल्स निकालनी है तो डेल्टा पी मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल। इनिशियल मोमेंट। फाइनल मोमेंटम कितना? तो फाइनल मोमेंटम हमारा 1000। मास हो गया 100 बाई, जब किलोग्राम में नहीं कन्वर्ट करेगा क्या? अच्छा सॉरी, यस सर। 100 ग्राम बाई 1000 kg 1000 kg, यस सर। इनटू वेलोसिटी टू वेलोसिटी 10 मीटर पर -10 बेटे, -10 हाँ, लेफ्ट साइड में हमने नेगेटिव किया। माइनस इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा 100 बाई 1000, तो मास हो गया हाँ जी। इनटू वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी +20, राइट। राइट सर। तो इम्पल्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? -1 -3। -3 और मोमेंटम के बना केजी मीटर मीटर पर पर सेकंड सेकंड। या फिर न्यूटन सेकंड। इम्पल्स की यूनिट न्यूटन सेकंड। फोर्स इनटू टाइम, डेल्टा पी यानी एफ इनटू टी, राइट। F/T, राइट सर। नेगेटिव साइन मतलब लेफ्ट। यस सर। हाँ जी। हाँ फिर जी। लग रहा था बॉल पे लेफ्ट की तरफ फोर्स लगी होगी जब उसने बॉल से टक्कर मारी होगी। हाँ जी सर, तभी रिबाउंड हुई। हाँ, तो बॉल रिसीव्स एन इम्पल्स ऑफ 3 kg मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स लेफ्ट बाय दी वॉल, है ना, हाँ जी सर। राइट। राइट सर। यहाँ पे एक और चीज पूछी जा सकती है, इफ द इम्पैक्ट between the ball हाँ जी। and wall lasts for 1 millisecond, हाँ जी। what is the average force What is the average force on the ball? तो एवरेज फोर्स कैसे निकालेगा? डेल्टा पी बाय by डेल्टा टी। delta T? Yes sir। डेल्टा पी तो -3 kg मीटर पर सेकंड हम निकाल ही चुके हैं। हाँ जी, delta T 1 हो गया। 1 मिलीसेकंड। हाँ जी। So तो 1 तो मीटर पर सेकंड नहीं है ये? अबे टाइम है बेटे, टाइम मीटर पर सेकंड में होगा। हाँ वो भी बात है सर, मिली सेकंड है ये बात है। तो -300 सॉरी 3000 न्यूटन आ गया। न्यूटन आ गया। ठीक है। यस सर। दिस इज 10⁻³ सेकंड्स, तो -3000 न्यूटन। तो माइनस मतलब लेफ्ट की तरफ है ना, नेगेटिव साइन मतलब लेफ्ट। लेफ्ट की तरफ। हाँ जी। ठीक है। यस सर। तो ये अपनी इंट्रोडक्शन हो गई इस चैप्टर की। हाँ जी। तो कल से डाउट थर्ड क्लास है या कुछ स्नैपशॉट्स लेने हैं तेरे को? ले लेता हूँ सर। ऐसे पिछली दो क्लासेस के तो वीडियो से ले लेते। तो देख ले, वीडियो से लेने, वीडियो से ले ले, यहाँ से लेने, यहाँ से ले ले। ऐसे ले लेता हूँ सर, जल्दी हो जाएगा थोड़ा। ले ले फटाफट। हाँ जी। ज्यादा लिख लिया सर आपने। मैंने इतना क्लास में कभी लिखा नहीं होगा, आज तो थक गया मैं लिखते लिखते यार। बस आज ही की क्लास में लिखा, ज्यादा पहली क्लास ही होती है मेरी ऐसी, उसके बाद तो फिर लिखते नहीं पड़ते। ये से ले ली।
ये फोर्स की डिस्कशन हो गई, ये गैलीलियो की कहानी हो गई। आगे सर। हाँ जी सर। तो हैंडराइटिंग भी अच्छी लग रही है मेरी यार। सर आपकी तो बढ़िया आती है सर, मेरे से तो कॉपी में अच्छी नहीं आती, इसमें तो और ही अच्छी आएगी। मेरे से कॉपी में अच्छी नहीं थी, मैं बोर्ड पे ज्यादा अच्छा लिख सकता हूँ, इस पे तो बड़ी मुश्किल से, मेरी उंगलियां दुखने लग जाती है इस पे लिखते लिखते। बोर्ड पे स्पेस होती है ना, खुला खुला लिख सकते हो आप आराम से। हाँ जी सर। हाँ जी सर ले ली। ये तो कलर स्कीम से थोड़ी सी उसकी वो बदसूरती छुप जाती है। हाँ जी ले चलो ली आगे। सर। हाँ जी। ठीक है, ये सर ले लिया। कॉपी बना रहा है ना? सर कॉपी बना रहा है या स्नैपशॉट ही संभाल के रख ले रहा है बस? सर पूरी पीडीएफ बना रखी है मैंने, पीडीएफ। मैं पूरी फाइल बना रखी है पीडीएफ से। ठीक है। हाँ जी सर हो गया सर। बहुत पढ़ा दिया यार आज मैंने, 1 घंटा हो गया मेरे को लिखते को यार। आज सर मैं खाली बैठा था। कोई बात नहीं, अगली क्लास से तेरा ही नंबर है काम करने का। हाँ जी। बस थर्ड लॉ और बता दूं, उसके बाद मैं आराम से बैठूंगा तो क्वेश्चन सॉल्व किया। हाँ जी हो गया सर ले लिया। यस सर। यहाँ से थोड़ा छोटा कर देता हूँ। हम्म हाँ जी सर। हम्म ठीक है। हाँ जी सर। हाँ जी सर। यस सर हो गया। चलो जी, ठीक है, मिलते हैं हाँ नेक्स्ट जी क्लास में। बाय सर। बाय बेटा।